सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इससे आप जी बिल्कुल आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे को आप अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। कुछ MCQ है जिसके द्वारा हम लोग पूरे इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की GSDP यानी GDP को ही बोलते हैं, विकास दर 2022-23 में कितना रहा। तो 2022-23 में झारखंड की जो GDP है वो कितना रहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका है सही आंसर 7.8। यहाँ पे जो 1.1 है ये 2019-20 में रहा था। उसके बाद 20-21 में क्या हुआ था, GDP कोविड के कारण काफ़ी गिर गई थी नीचे, ये नेगेटिव में हो गया था ग्रोथ रेट। उसके बाद ये 8.2 2021-22 में था और ये 2022-23 में था। अगर बात करें 2023-24 जो बजट में जो अनुमान किया गया है कि GDP की जो विकास दर है वो है 7.4%। ठीक है, जैसे आप इसको अगर याद रखना चाहेंगे तो ये 8.4 है, 8.2 है, इसमें से 0.4 माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 7.8। इसमें अगर 0.4 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 7.4। तो आप किसी एक को याद रखें, उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं खुद से ही। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें, ये ग्राफ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था। 2019-20 में ग्रोथ रेट कितना था, 1.1 था। उसके बाद जब कोविड आया तो क्या ग्रोथ रेट क्या हो गया, माइनस में चला गया, -5.5 हो गया। फिर 21-22 में 8.2 रहा और 22-23 में 7.8। और जो अभी जो बजट पेश हुआ उसमें कितना अनुमानित किया गया है, 7.4। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 51,365 रुपये है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा चार्ट दिया गया है कि कब कब झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा था। और एक चीज़ और, ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो है करेंट प्राइस पे। करेंट प्राइस का मतलब होता है चालू मूल्य पर। चालू मूल्य मतलब जो वर्तमान रेट है। जैसे दो तरह के कांस्टेंट प्राइस होता है। कांस्टेंट प्राइस का जो आधार वर्ष लिया जाता है वो 2011-12 लिया जाता है, और जो करंट प्राइस होता है यानी कि जो अभी वर्तमान में जो मूल्य है उसके हिसाब से लिया जाता है। तो हमेशा जो 11-12 जो आधार वर्ष पे लिया जाता है वो उसमें जो महंगाई होता है उसको एडजस्ट किया जाता है, जबकि करंट प्राइस में महंगाई को एडजस्ट नहीं किया जाता है। इस वजह से इसका जो मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2021-22 में यहाँ पे रैंक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 का ये पर कैपिटा इनकम और पूरे ओवरऑल इंडिया में कितना रैंक है। तो झारखंड का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए झारखंड का जो 21-22 में जो प्रति व्यक्ति आय रहा था वो है 51,365 रुपये। और ओवरऑल जो इंडिया में सभी राज्यों में रैंक जो है झारखंड का वो कितना रहा था, 26वां रैंक था। जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय भी कितना रैंक था, 26वां था। उसके बाद 24 आया था बीच में 11-12 के समय में, लेकिन फिर जाके अभी वर्तमान में कितना है, 26वां रैंक पे आ गया। तो आपको ये याद रखना है 51,365। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड की रैंक कितनी है। तो झारखंड की रैंक जो है वो कितनी है, 26वां रैंक है झारखंड का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड
झारखंड के GSVA यानी GVA जो सेंट्रल लेवल पे होता है, यहाँ पे एस स्टेट लग जाता है। तो GSVA में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक, यानी कि सिंपल सा है कि जो GDP है, GDP में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, ये पूछा गया है। तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे अधिक है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग, यहाँ पे देखिए ये पूरा डाटा दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो ग्रीन वाला है वो टर्शियरी सेक्टर है, और जो येलो है वो सेकेंडरी है, और जो रेड हिस्सा है ये प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए 2021-22 में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है वो कितना रहा था, 21.8। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान कितना रहा, 33.6। और अगर हम बात करें जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान कितना रहा था, 44.6, यानी सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग और क्वेरिंग, ये सारा क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब कंस्ट्रक्शन, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो ट्रेड है, रिपेयर है, होटल, रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि, वन और मत्स्य क्षेत्र का झारखंड की GDP में योगदान रहा। तो जो कृषि है, वन है और मत्स्य, इसका योगदान कितना रहा था। तो यहाँ पे देखें जो कृषि है उसका योगदान ये रहा था 14.5%। ठीक है, जो वन है उसका ये यहाँ पे देखें जो ओवरऑल है ये तीनों का ओवरऑल, जो यहाँ पे ओवरऑल पूछा है कि तीनों का कंबाइंड रूप में कितना योगदान रहा था। तो कंबाइंड रूप में योगदान 58.1% रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तीनों क्षेत्र का दिया हुआ है। ये 21-22 में कितना रहा था, 58.1 रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 5.1 है ये मत्स्य का है। उसके बाद ये 14.1 जो है ये फॉरेस्ट्री का है, और कृषि का कितना है 22.3, यानी 22.3 है कृषि का, और ये फॉरेस्ट्री का है, और 5.1 जो है मत्स्य का। और तीनों को अगर मिला देंगे तो ओवरऑल कितना है, 58.1% है तीनों क्षेत्र का योगदान। अगला प्रश्न है, झारखंड में महंगाई दर जो देश की महंगाई दर से ज़्यादातर कम ही रही है, यानी झारखंड की जो महंगाई दर है वो ज़्यादातर जो है देश की महंगाई दर से कम ही रही है। कब देश की महंगाई दर से ज़्यादा हो गई, तो आपको बताना कि कब झारखंड की महंगाई दर देश की महंगाई दर से अधिक हो गई थी। तो ये हो गया था जनवरी 2022 में देश की महंगाई दर से अधिक झारखंड की महंगाई दर हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये येलो वाला जो है ये इंडिया की महंगाई दर है, और यहाँ जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये झारखंड का महंगाई दर है। तो यहाँ पे देखिए ये जनवरी 2022 में क्या हुआ है, ये जो ब्लू वाला है ये इससे ऊपर चला गया है, यानी कि इसका जो महंगाई दर है झारखंड का वो इंडिया की महंगाई दर से अधिक हो गया था जनवरी 2022 में। फिर यहाँ पे ये जून 2022 में क्या हुआ, इसके नीचे आया, फिर जाके यहाँ पे सितंबर 2022 में इसके बराबर हो गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि कब सबसे अधिक हो गया था, तो जनवरी 2022 में अधिक हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादातर समय क्या रहा था, कम ही रहता है, लेकिन जो जनवरी 2022 में क्या हुआ इससे अधिक हो गया, और ये कब तक रहा, जून 2022 तक ऊपर ही रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2019-21 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में गरीबी का प्रतिशत है। तो झारखंड में गरीबी का प्रतिशत कितना है, 2019
से 21 के बीच के जो आंकड़े लिए गए हैं उसके हिसाब से तो यह 36.6% है झारखंड की गरीबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 19 से 21 के बीच का आंकड़ा लिया गया है, यह कितना 36.6 है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक बैंकों की शाखाओं का प्रतिशत किस जिले में है। तो सबसे अधिक बैंक का जो ब्रांच है उसकी शाखाएं सबसे अधिक कहाँ पे हैं, तो रांची डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक है शाखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14% से अधिक शाखाएं कहाँ पे है, रांची में है। उसके बाद सेकेंड में धनबाद है, ईस्ट सिंहभूम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जन समर्थ पोर्टल कब लॉन्च किया गया। ये झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में इस पोर्टल का चर्चा किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जन समर्थ पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है जून 2022 में। ये जून 2022 में लॉन्च किया गया था, 6 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 जून को 2022 को जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ और है जो आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ स्कीमें, कौन सी स्कीम है, एजुकेशन लोन से संबंधित स्कीम सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी है, पढ़ो प्रदेश है, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये सारा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एजुकेशन लोन के लिए स्कीम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक झारखंड में कुल एटीएम की संख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल एटीएम की संख्या कितनी रही थी, कब तक, सितंबर 2022 तक, तो 3398 यानी 3398 एटीएम की कुल संख्याएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3398। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक किस यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया गया। तो पूरे देश में जो है सबसे अधिक किस यूपीआई सिस्टम का उपयोग किया गया, तो फ़ोनपे जो है इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है पूरे देश में। ये आर्थिक सर्वेक्षण में ये डाटा दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ब्लू वाला जो है फ़ोनपे का है, ये फ़ोनपे का है, ये कितना हुआ है 46%, ये 46% है फ़ोनपे का। उसके बाद देखिए गूगल पे का है 34%, फिर पेटीएम का 14% है और 1.3 अलग का है और अमेज़न का है, और बाकी जो यूपीआई है उसका 6% है। तो ये आप याद रख सकते हैं, गूगल पे का सेकंड नंबर पे, फर्स्ट में है फ़ोनपे। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को दिया गया। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो पूर्वी सिंहभूम को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है नेशनल पंचायत अवार्ड 2022, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रिक्ट को मिला है वो किसको मिला है, ईस्ट सिंहभूम को मिला है पूर्वी सिंहभूम को। और अगर ब्लॉक की बात करें तो खूंटी के मुरहू ब्लॉक को मिला है, और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया ब्लॉक को भी मिला है। जो उसके बाद आगे अगर हम देखें तो कितने मिला है, 2 ब्लॉक हो गया। और जो गिरिडीह है, गिरिडीह के बिरनी ब्लॉक के पंचायत हैं बंगार कला, बंगरा कला, ठीक है, बंगरा कला और कपिलो। ये देखिए खूंटी लिखा हुआ है, ये क्या होगा, गिरिडीह होगा, ये भी गिरिडीह होगा, गिरिडीह का ही है बिरनी प्रखंड। और इसका कपिलो ग्राम जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसको भी मिला है ये अवार्ड दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम का मेरिया ब्लॉक है, मेरिया पंचायत है, इसको भी मिला। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट को एक ज़िला यानी कि पूर्वी सिंहभूम, 2 ब्लॉक यानी कि मुरहू ब्लॉक और डुमरिया ब्लॉक, और 3 पंचायत जो कि हम लोगों ने देखा बंगार कला, उसके बाद मेरिया और उसके बाद कपिलो, 3 पंचायत
टोटल जो है 6 पुरस्कार मिला है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022 निम्न में से किस पंचायत को नहीं मिला। तो यहाँ पे देखें, जो मेरिया है इसको नहीं मिला है, क्योंकि मेरिया को क्या मिल चुका है, यहाँ पे देखें मेरिया को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे जो नानाजी देशमुख हैं वो 3 पंचायत को मिला, एक कपिलो और एक बंगारा कला जो है, ये दोनों कहाँ पे है, गिरिडीह में है, ये गिरिडीह में है दोनों। ठीक है, और बुंडू ये जो है बोकारो के पेटरवार। ठीक है, बोकारो में पेटरवार का है, ये पेटरवार में है ये पंचायत, बुंडू पंचायत। इसको मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो ये मेरिया को, इसका सही आंसर मेरिया होगा। ये बाकी 3 को मिला है। ये देखिए कपिलो और जो बंगारा कला, इसको दोनों ही अवार्ड मिला, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी मिला है और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है वो भी मिला है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए है ना, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार गिरिडीह का है, बिरनी प्रखंड का बंगारा कला, और ये भी बिरनी प्रखंड का है कपिलो, और जो बोकारो के पेटरवार ब्लॉक के बुंडू ग्राम पंचायत है उसको मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। आगे चलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2019-20 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। तो कब का डाटा पूछा गया है, 2019-20 के में, और आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया डाटा कि जो झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो है 182 ग्राम प्रति दिवस, यानी प्रतिदिन जो है कितना अवेलेबल है, 182 ग्राम। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का जो है वो है कितना, 406 ग्राम प्रतिदिन। और अगर हम बात करें कि 2023-24 के बजट, झारखंड बजट में कितना टारगेट किया गया है, तो 220 ग्राम प्रतिदिन करने का टारगेट लिया गया है। अभी वर्तमान में 182 है, इसको 220 करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 182 है झारखंड का, और इंडिया का कितना है, 406। ये यहाँ पे इसमें भी दिया गया है कि टारगेट कितना है, 182, 83 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए 19-20 में 83 लिख दिया है इसमें, लेकिन आपको याद रखना है 182, क्योंकि 182 वहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे 183 लिखा है, 182। तो आप जैसा आपको ऑप्शन मिले उसके हिसाब से करेंगे। और ये जो टारगेट है वो कितना है, 220 का है। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की वर्तमान कुल दूध उत्पादन क्षमता कितनी है। तो जो वर्तमान में दूध उत्पादन क्षमता है ये पूछा गया है, तो कितना है, 23.21 लाख, एल से लाख हो जाएगा और एम से मीट्रिक और टी से टन। तो 23.21 लाख मीट्रिक टन ये अभी वर्तमान में क्षमता है, और इसको बढ़ा के कितना करना है, ये बजट 2023-24 में कितना टारगेट रखा गया है, 23-24 का जो है टारगेट है वो कितना है, 33.67 लाख मीट्रिक टन, यानी 23 से 33 करना है इसको। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने अटल क्लिनिक की स्थापना की गई है। तो जो अटल क्लिनिक है वो टोटल करने की बात है 100, लेकिन किया अभी तक कितना गया है, 99 किया गया है। और उसमें से अगर बात करें ऑपरेशनल कितना है, तो ऑपरेशनल यानी कि कार्यरत कितना है, तो 98 अभी जो है चालू है, चल रहा है। और बनाया कितना गया है, स्थापना कितना किया गया है, तो 99 का स्थापना किया गया है। और कितना करना है, तो 100 अटल क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक जो है अभी ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में किया गया है अटल क्लिनिक का। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, अटल मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र
कितना प्रतिशत है, तो झारखंड में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 17%। अगर बात करें 28, तो ये हमारा लगभग 28 जो इसमें दिया हुआ डाटा वो 28 ये वन का दिया है, लेकिन वन की अगर बात करें कुल वन की तो 29.76% है। और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में सब कुछ। यहाँ पे देखें जो नेट सोन एरिया है, यहाँ पे देखें जो नेट सोन एरिया है 17% है, और उसके बाद एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है 28% है। उसके बाद जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जहाँ पे कृषि नहीं होता उस बिना कृषि क्षेत्र जो कितना है वो कितना है 9% है। तो जो बंजर भूमि है वो देखिए बैरेन एंड अनकल्चरेबल लैंड, जो बंजर भूमि है वो कितना है 7% है। तो आपको ये याद रखना है कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 17% है। आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में किस खरीफ फसल क्या होता है जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, तो उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है, मतलब किस खरीफ फसल का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्र में किया जाता है ये पूछा गया है। तो सबसे अधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। यहाँ पे देखें ये खरीफ फसल जो है, ये सबसे बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये खरीफ फसल का है यानी धान का है ये, और ये मक्का का है, और ये दलहन का है। ये पीला वाला जो दिख रहा है आपको वो दलहन का है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में धान के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। तो धान के बाद जो दूसरी प्रमुख फसल है वो क्या है, मक्का है। देखिए अगर हम उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन क्षेत्र है वो धान का है, उसके बाद कितना है, किसका है, दलहन का है, जो दलहन है उसका है, उसके बाद फिर किसका है, मक्का का है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि खरीफ फसल कौन सी खरीफ फसल है, क्योंकि दलहन जो है वो यहाँ पे पूछा गया क्या, प्रमुख फसल, तो मक्का जो है खरीफ फसल में आता है और धान भी खरीफ फसल में आता है। तो ये दूसरी प्रमुख जो फसल है खरीफ फसल वो है मक्का। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मक्का को आपको याद रखना है। अगर क्षेत्रवार बात की जाए तो ये आपको सीक्वेंस होगा, लेकिन यहाँ पे प्रमुख फसल जो पूछा जाए तो पहला प्रमुख फसल धान है और दूसरा क्या है, मक्का है। अगला प्रश्न है 2020-21 में झारखंड में स्रोतवार यानी सोर्स वाइज सकल सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में कितना प्रतिशत सबसे अधिक, किसका प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि किसके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, किस सोर्स के द्वारा। तो सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है कुआं के द्वारा 37%, उसके बाद नहर के द्वारा 2%, और टैंक यानी तालाब की बात करें तो ये 30%, ये 30% इससे सिंचाई होती है, यानी सबसे अधिक कुआं से सिंचाई होती है। इसको आप यहाँ इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वेल यानी कुआं 37%, और जो तालाब है टैंक उसे 30% सिंचाई होती है, अदर सोर्स से 31%, और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जो नहर है, नहर यानी कैनाल से कितना परसेंट सिंचाई होता है, 2% कैनाल से। तो ये तीनों ही डाटा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सोहराय कोहबर, ये पेंटिंग होगा, पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग जो है सोहराय और कोहबर पेंटिंग ये कहाँ से संबंधित है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। आपसे अगर पूछा जाए तो हजारीबाग, और ये दिया गया है मई 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मई 2020 में दिया गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार घरेलू पर्यटन के आगमन में झारखंड का सभी राज्यों में स्थान क्या रहा। तो जो भी घरेलू पर्यटक आते हैं
यानी भारत के बाकी राज्यों की जो भी यात्री हैं घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उसमें कितना रैंक है झारखंड का ये बताना है। तो देखिए, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू पर्यटन की बात करें तो 19वां रैंक है। अगर इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कितने आते हैं, उसमें जो रैंकिंग है वो झारखंड की रैंकिंग है 23 है, 23rd है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो झारखंड की रैंक है वो 19 है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट में कितना है, 23rd है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत है। तो जो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो है 2.44%, सॉरी 2.44 गीगावाट। ये परसेंट नहीं, ये हो जाएगा, इतना गीगावाट है इसका उत्पादन क्षमता है, कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस किस फील्ड का कितना है। जो हाइड्रो पावर है उसका कितना है, 0.13, और जो थर्मल है वो है 2.25% है। यहाँ पे देखिए ये परसेंट में है, और जो बाकी है इसको बोल सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कितना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो अन्य स्रोत है उसका कितना है, 0.06%। ठीक है। यानी जो टोटल हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसमें से कितना कितना किसका है वो आप याद कर सकते हैं, और जो ओवरऑल है वो है 2.44 गीगावाट। तो ये गीगावाट में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इस फिगर से आप समझ सकते हैं ये कब का डाटा है, 31 मार्च 2022 तक का डाटा है। कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है, हाइड्रो का कितना है 0.313, और थर्मल का ये जो अदर सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। आगे देखते हैं, झारखंड में घरों और व्यावसायिक स्थानों को अपने परिसर में लगाए गए और पोषित प्रत्येक पेड़ के लिए कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी कि झारखंड में क्या है, जो भी अपने घर आप कॉमर्शियल एरिया में अपना अगर परिसर जो है उसमें अगर पेड़ लगाता है तो एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा 5 यूनिट बिजली। खास करके शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है कि अगर वो पेड़ लगाते हैं अपने घर के आसपास में अपने परिसर में, तो एक पेड़ के लिए उसको 5 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये घोषणा किया था मुख्यमंत्री जी ने वन महोत्सव 73वां वन महोत्सव 2022 में। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ बनने वाला है। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जमशेदपुर में होगा, और इसका नाम क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जमशेदपुर में होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है। तो कुल वनों का प्रतिशत कितना है, 29.76% है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का, ये तो हो गया। हाल ही में निम्न में से किसी जनजातीय समुदाय में शामिल नहीं किया गया है। तो अभी लेटेस्ट में भोक्ता पुरान देशवारी को शामिल किया गया। पहाड़िया जो है पहले से शामिल है, तो ये इसको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नाम, देशवारी है, गंजू है, दौलतबंदी है, पटबंदी है, राउत है, माझिया है, खैरी है, तमाड़िया है और पुरान है। और उसके साथ भोक्ता पहले किससे थे, एससी में थे, फिर उसको अब एसटी में शामिल कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो वो कितना हो गया है, 33 हो गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या
प्रतिशत में घटते हुए सही क्रम है। तो जो घटते हुए क्रम में सबसे अधिक माल पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद सौरिया पहाड़ियाँ, फिर क्या है कोरवा। तो इसका सही क्रम क्या है, बी नंबर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक कितना है, माल पहाड़ियाँ 46% है, सौरिया पहाड़ियाँ 16% है, कोरवा 12% है, और सबसे कम कौन है, बिरजिया। जो बिरजिया है ये 2% है। जो टोटल जो आदिम जनजाति है वो 8 है। तो 8 में से आप सबका सीक्वेंस आप देख सकते हैं, माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, फिर कोरवा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड नवंबर 2018 में ODF घोषित हो गया। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो झारखंड, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ODF यानी 100% ODF जो है वो झारखंड हो गया कब, नवंबर 2018 में। और ये किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या है वो है 36। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 16 है, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो 12 है। जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है वो है 5, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुल मिला के कितना हो जा रहा है, 36। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 तक झारखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़कों की जो कुल लंबाई है झारखंड में टोटल कितना है, 13,444 किलोमीटर। अगर बात करें 1232, तो ये क्या है, स्टेट हाईवे की लंबाई है, और नेशनल हाईवे यानी NH की लंबाई कितनी है, 3340 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोड डेंसिटी भी दिया गया है कि रोड डेंसिटी कितना है, 168.76%। यहाँ पे उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो अभी मैंने बताया कि कुल लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की, 3340 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर, और 1232 किलोमीटर है ये स्टेट हाईवे का लंबाई। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 तक झारखंड में कुल नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? तो जो टोटल नेशनल हाईवे की संख्या है वो कितनी है, 33 है। इसमें देख सकते हैं नेशनल हाईवे का जो नंबर है वो है कितना है, 33 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो जो साक्षरता दर है वो एक तो जनगणना के अनुसार है, वो आपको अलग से याद रखना है। यहाँ पे क्या है पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो इसमें जो लेटेस्ट डाटा है वो है, ये है फीमेल की जो साक्षरता दर है वो 63.8% है। जो मेल की साक्षरता दर है वो 82.3% है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो वो कितना है, 73.1%। और 79.2% ये किसका है, भारत की साक्षरता दर है 79.2%। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड का कितना है, मेल का है 82.3, फीमेल का 63.8, और ओवरऑल कितना है 73.1। और इंडिया का कितना है, मेल 85.9, फीमेल का 72.3, और ओवरऑल कितना है 79.2। नीति आयोग के अनुसार नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का स्थान कितना है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें जो झारखंड का स्थान है वो है 10वां स्थान मिला है इसको। झारखंड के खनिज संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के भंडार का प्रतिशत, यहाँ पे देखिए कोल, तो इसमें सही आंसर कोल कितना है, कोल है 27.3% है। और जो आयरन ओर है वो कितना है, 26.26%। तो ये दोनों अपोजिट हैं। और ये बॉक्साइट नहीं, ये कितना ओवरऑल जो है, ओवरऑल खनिज की बात करें तो कितना है, 40% है पूरे इंडिया का। और जो कॉपर है वो है कितना, 18
5%, 18.5%। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 18.5%। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा लगभग 33-35 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसमें कवर किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। साथ ही अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले बजट का भी आपको वीडियो चैनल पे मिलेगा। बजट 23-24 का मैंने इसी चैनल पे कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।